नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। हर दिन हम एक खास मुद्दे पर बात करते हैं और आज का विषय भी बहुत खास है। आज बात करेंगे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केरल के पलक्कड़ में 3 दिन की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई। समन्वय बैठक साल में एक बार होती है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके समान विचार के, जैसा वो कहते हैं, हालांकि बहुत से लोग मानते हैं वो उन्हीं के संगठन है, लेकिन आरएसएस का कहना है कि समान विचार वाले संगठन, और ऐसे संगठन 30 से ज्यादा हैं। इसमें जो संगठन है उनके नाम भी आप जानते हैं: भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ और इस तरह के कई संगठन, समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले संगठन उस बैठक में हिस्सा लेते हैं। साल में केवल एक बार ये बैठक होती है। इस बार ये बैठक इसलिए खास थी कि इस विजयदशमी से, आने वाली विजयदशमी से आरएसएस का शताब्दी वर्ष शुरू हो जाएगा, यानी आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। और खास तौर पर 2024 के जो चुनाव नतीजे, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं 4 जून को, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कई लोगों को लगता है कि कुछ खटपट चल रही है, कुछ अनबन है, सब कुछ ठीक नहीं है। और वहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक समर्पित स्वयं सेवक के तौर पर बैठे हुए थे। आरएसएस की बैठकों में क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। जानकारी इसलिए नहीं हो पाती, अंदर मीडिया जा नहीं पाता, और बाहर से जो लोग बाहर रहते हैं, अंदर बैठे हुए लोग, उनको बाहर आकर उतनी जानकारियां नहीं देते हैं, इसलिए वो जानकारियां निकलती नहीं है। लेकिन कुछ बातें निकल के आई हैं। जाति जनगणना को एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया है आरएसएस ने। सुनील आम्बेडकर साहब जो उनके प्रचार प्रमुख है, उन्होंने मीडिया से बात की, तब उन्होंने बताया। ये बात भी निकली कि बीजेपी के साथ भी कुछ बात हुई है, कुछ संकेत दिए गए हैं बीजेपी को। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा हुई है। वहां कोलकाता में जो डॉक्टर का रेप केस हुआ है, जो एक संवेदनशील मसला है, उस पर भी आरएसएस ने बात की है। इसी तरह के कई मुद्दों पर चर्चा की है। असल बात क्या है, ये जानना समझना बड़ा जरूरी है। इसी के लिए हमने आमंत्रित किया है आज देश के जाने माने पत्रकार और देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रामाणिक न्यूज एजेंसी के संपादक, हिंदुस्तान समाचार के संपादक जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आरएसएस की बातें तो उतनी निकल कर आ पाती हैं बाहर हमारे जैसे लोगों तक, जो कि वहां से लोग बताना चाहते हैं, पर आपके पास जानकारियां ज्यादा होती हैं, आप अंदर तक की खबर रखते हैं। एक बात तो यह है कि यह माना जा रहा है अंबेडकर साहब के बयान के बाद, और पूरे नेशनल टेलीविजन पर भी चल रहा है, बाकी जगह भी चल रहा है, कि जाति जनगणना को, जो एक बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान बनाया गया था, जिसको संविधान बदलने वाली बात भी की गई थी, उसी के साथ जाति जनगणना को जोड़ दिया गया था, आरक्षण वाली बात जोड़ी जाती है। तो आज आरएसएस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि माना जाता था आरएसएस की नीति या आरएसएस की सोच और समझ जाति जनगणना वाली नहीं है। क्या इसको समझा जाए, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, और सामाजिक क्षेत्र में काम करने में सभी प्रकार के जाति वर्ग, सभी प्रकार के, यानी हर वर्ग के अंदर वो अपनी पहुंच बनाने की और वहां का प्रतिनिधित्व उसके शाखाओं में और उसके संगठन में कार्यकर्ताओं में रहे, इसके लिए सन 1925 से ही प्रयासरत है। वो किसी चीज को भी वर्गों में बांटकर देखता नहीं। लेकिन संघ कभी भी, उसने जो आज का जो बयान है सुनील आम्बेडकर जी का, जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है, उनका कहना है कि जातीय जनगणना यदि समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए, कौन सा वर्ग बहुत पीछे रह गया है और कौन सा वर्ग वंचित है, हमको उसकी योजनाएं बनाने के लिए, अगर उनकी संख्या ठीक मालूम हो, योजना बनाने के लिए किसी की संख्या जानने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये पहले भी हुआ है, संघ भी कह रहा है कि ये पहले भी हो चुका है। इसलिए अगर आप जातीय जनगणना करना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य बहुत सकारात्मक होना चाहिए कि समाज के किन किन वर्ग, जो वर्ग अभी वंचित रह गए हैं, बहुत पिछड़े रह गए हैं, उनको हम सारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें। पर उसका अगर उद्देश्य आपका राजनीतिक हित लाभ साधना है तो संघ ने यह भी कहा है साथ साथ कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है,
इस संवेदनशील मुद्दे को बहुत सावधानी से देखना चाहिए। समाज में वैमनस्य पैदा हो और वर्गों में विभेद पैदा हो, संघर्ष पैदा हो, ऐसे किसी भी बात का समर्थन संगठन नहीं करता है। जी, आरएसएस बिल्कुल समर्थन नहीं करता और ये बात उनकी बड़ी क्लियर थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा। लेकिन इसके राजनीतिक मायने तो निकाले ही जा रहे हैं। जितने भी दल हैं गैर भारतीय जनता पार्टी या गैर एनडीए के, उनके बयान आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो आरक्षण को खत्म करना चाहते थे। अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी दिशा में ग्रीन सिग्नल दे दिया है आरएसएस ने, जो उनका फोर्टे माना जा रहा है। क्योंकि हर मीटिंग, हर सभा में राहुल गांधी जाते हैं और वो जाति जनगणना की बात करते हैं। वो पहले संविधान बचाने की बात से शुरू करते हैं बात को, उसके बाद जाति जनगणना पर आते हैं। तो संविधान के मुद्दे पर आरएसएस, क्योंकि 50 साल इमरजेंसी के पूरे हो रहे हैं और आरएसएस और बाकी संगठन उसको मना रहे हैं, तो संविधान वाले मुद्दे पर आरएसएस शायद काट खो चुका था और जितने कार्यक्रम हो रहे हैं कहीं ना कहीं मैसेजिंग जा रही है। जाति जनगणना पर उन्होंने ग्रीन सिग्नल देकर कहीं ना कहीं क्या विपक्ष के हाथ से मुद्दा खींचने की कोशिश की है? सर, कैसा लगता है आपको? देखिए, ये तो पक्ष और विपक्ष, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मायने नहीं रखता। न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक दल है कि उसको इससे फर्क पड़ता हो कि राजनीतिक दल क्या मुद्दा चला रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस मुद्दे से समाज में द्वेलन पैदा हो सकता हो, जिस मुद्दे से समाज में कोई वैमनस्य खड़ा हो सकता हो, खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया और उसके बाद जिस प्रकार से राजनीतिक दल बहुत लंबे समय से, देखिए ये दर्द संघ को क्यों होता है, क्योंकि संघ जो है किसी भी प्रकार से, सबसे पहली बात है वो कहता है हिंदू समाज और उसके बाद कहता है राष्ट्र। यानी देश और समाज को एकजुट रखने के लिए जो संगठन 100 साल से काम कर रहा है, यदि वो किन्हीं मुद्दों पर विभाजित होता है तो उस पर संगठन की स्पष्ट राय होनी ही चाहिए। और वो आज बहुत स्पष्ट उन्होंने व्यक्त की है कि हम समाज को बांटने वाले किसी भी मुद्दे पर, वो राजनीतिक दलों के लिए लाभ हानि का मुद्दा हो सकता है, लेकिन उससे समाज की बहुत हानि होती है। तो अगर संघ ये स्पष्ट करता है कि हमारे समाज के लोग जो वंचित, पीड़ित, पिछड़े रह गए हैं, जिनको कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और वो संविधान के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत मिलना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उन्होंने बताया। अब जहां तक बात है कि राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाना बनाते रहे, उनके कुछ पुराने मुद्दों को, कुछ बातों को बार बार उभारते रहे। लेकिन समाज, और जो एक बड़ा समाज है, वो ये देख सकता है कि पिछले 100 वर्षों का जो संघ का अपना प्रयास है, उसका बहुत बड़ा परिणाम समाज में देखने को मिल रहा है। हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्रीयता के नाम पर राष्ट्र को सर्वोपरि रख के बात करने वाला एक बड़ा वर्ग इस समाज में आज खड़ा हुआ है। जी सर, आप एक सीनियर संपादक हैं और राजनीति को भी बड़े करीब से देखते समझते रहते हैं। कई चुनाव आपने कवर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा ग्रोथ आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो संबंध हैं वो भी आपसे बेहतर शायद ही कमी इस तरह के जर्नलिस्ट होंगे, संपादक होंगे जो समझते होंगे, जिनके पास अंदर की सीधी खबर आती है। बहुत चर्चा हुई थी जेपी नड्डा साहब के बयान की चुनाव के दौरान, और वो बयान ये था कि बीजेपी अब सक्षम हो गई है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब रिजल्ट आया 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई, इस बार पूरा बहुमत नहीं मिला। उसके बाद मोहन भागवत साहब के जो 2-3 बयान आए उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा, लेकिन मूल रूप से ये माना गया कि बीजेपी को, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था लेकिन रिजल्ट के बाद आईना वो बार बार दिखा रहे हैं, चाहे वो अहंकार की बात कर रहे हैं, चाहे उनका ईश्वर वाला बयान आया। लेकिन इस बैठक में 3 दिन की बैठक के पहले ही दिन देखा गया कि बड़े अनुशासित कार्यकर्ता की तरह जेपी नड्डा साहब वहां बैठे हुए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। तो सर, क्या ये पैचअप हो गया है और उसी के बाद बीजेपी भी अब उस दिशा, आरएसएस भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो या बाकी यूसीसी की बात हो या जो बातें निकल कर आई हैं फोरम पर, तो आरएसएस ने कह दिया कि ठीक है, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, बस हमारी उंगली को मत छोड़िए, हमारे पीछे चलिए, तो हम आपके साथ हैं, हम आपको देखते रहेंगे। देखिए वात्सल्य जी, आप बहुत अच्छे और
बहुत लंबा आपने भी जर्नलिज्म में आपका करियर है। और जहां तक दूसरी बात मैं कहूं कि संघ के बहुत अंदर की जानकारी या कोई बहुत कोर कमेटी की जानकारी मेरे पास होती है, ऐसा नहीं हो। वैसे मैं दूसरी बात कहूं जिसको आप स्वीकार नहीं करेंगे और मीडिया वाला भी स्वीकार कोई नहीं करता है, वो ये है कि संघ का एक ऐसा सिस्टम है, संघ की एक ऐसी कार्य पद्धति है कि संघ के सामान्य से सामान्य स्वयंसेवक से भी आप पूछेंगे तो उसको वो जानकारी होगी जो उसके वरिष्ठ को भी जानकारी है। तो मैं एक संघ के जानकार के नाते और कार्यकर्ता के नाते आपको कुछ चीजें कहना चाहता हूं। इसमें मेरा कोई अधिकृत बयान नहीं है। दो बातें हैं। चुनाव के दिनों में जो श्री जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया वो आधा अधूरा समझा गया और उसके कारण से एक निश्चित तौर पर नीचे तक एक गलत मैसेज चला गया। शायद वो उस समय पर वो बयान आधा अधूरा नहीं गया रहता तो वो उतना जो है लोगों तक नुकसानदेह नहीं होता। उन्होंने ये कहा था कि हम पहले एक समय था कि हम पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे अवलंबित होते थे, यानी कि संघ का प्रचार विभाग, प्रचारक, वो सारे टिकट लेने में, कार्यकर्ताओं को लगाने में, यानी वो पूरा एक प्रकार से संघ पे डिपेंडेंट थे। लेकिन पिछले 2-3 चुनावों में 10 करोड़ से ऊपर उनके कार्यकर्ता हो गए। उन्होंने कहा अब हम सक्षम हैं, हम अपनी सारी योजनाएं खुद बनाते हैं और उसको चलाते हैं। अगली लाइन जो जोड़ दी गई, अब हमें संघ की जरूरत नहीं, ऐसा पूरे इंटरव्यू में कहीं था ही नहीं। लेकिन उसका मतलब यही निकाल लिया गया कि साहब अब तो हम सक्षम हो गए। और उसका थोड़ा सा, और उसका जो जवाब है मैं फिर आपको दूंगा। सुनील अंबेडकर जी ने बहुत कहा, सारे उन्होंने कहा कि वी आर ऑल द फैमिली, हम एक परिवार में हैं। उनको समझ में आया है कि भाई ये चुनाव के दिनों में इंडियन एक्सप्रेस को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो अब जैसे आरक्षण का ही विषय आप समझे, इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि बिहार इलेक्शन में 2015 में हमारे सरसंघ चालक जी का एक पुराना कोई बयान हो जो उन्होंने बहुत ईमानदारी से दिया था, वो राजनीतिक दलों ने चलाकर और बिहार की राजनीति में एक नुकसान पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी। तो क्या उसका ये अर्थ तो नहीं था कि हमारे सरसंघ चालक जी किसी पार्टी का नुकसान करना चाहते थे। बीजेपी का नुकसान हुआ, उनको लगा साहब आरक्षण के बारे में संघ की राय कुछ अलग है। तो राजनीतिक दल चीजों को तोड़ मरोड़ कर अपने हित के लिए समय समय पर प्रयोग करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने जब भी संघ से कार्यकर्ता मांगे, स्वयंसेवक मांगे, प्रचारक मांगे, और वैचारिक धरातल पर वो हमारे साथ चलने वाला संगठन है। जब भी वो हमसे कोई अपेक्षा करता है राष्ट्र हित में, समाज हित में, संघ उसकी विचारधारा के आधार पर उनको सपोर्ट करता है। वो हमारे विचार परिवार का एक हिस्सा है। उसी नाते से जेपी नड्डा जी और वीएल संतोष जी बैठक में हमेशा से शामिल हुए, पिछली बैठक में भी है, इसमें भी हुए। मैं नहीं समझता हूं कि वो एक बयान कोई इतना बड़ा हो गया कि जिसके कारण से पूरे संबंधों की कोई समीक्षा की जानी चाहिए। हाँ, लेकिन सर ये तो आप कह ही रहे हैं, और अंबेडकर साहब ने तो बयान जो दिया वो सारे जमाने ने सुना, क्योंकि केवल देश नहीं, आरएसएस की जो समन्वय बैठक है साल में एक बार होती है, पूरी दुनिया की नजर रहती है। और अब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे टाइम में जब उन्होंने कहा, पहली बार ये बयान भी आया है, मुझे लगता है कि लिंक में कुछ दिक्कत हुई है। जैसे ही हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे तिवारी जी, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। लिंक पे उनकी तरफ से कुछ दिक्कत है। वो बता रहे थे कि घर की बात है, ये आपस में एक समन्वय की बात है, लेकिन उस समन्वय किस तरह का है, कितना बन रहा है, किस तरह से जुड़ रहा है, ये सारे लोगों ने चुनाव के दौरान देखा था। और कई लोगों ने इसको खुले तौर पर माना भी कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया करते थे आरएसएस के वर्कर्स, वो इस लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं एक्टिवनेस उनकी दिखी, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कुछ प्रदेशों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, दिक्कतें उठानी पड़ी, रिजल्ट उस तरीके से नहीं आए। लेकिन आज जो मीटिंग खत्म हुई है समापन सत्र के बाद, अंबेडकर साहब ने कहा, और वो बिल्कुल सीधे तौर पर कहा कि ये घर के अंदर का मामला है। इसके अलावा कई मुद्दों पर और चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो इस मीटिंग के बाद हो रही है वो जाति जनगणना को जिस तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया है आरएसएस ने, अंबेडकर साहब ने कहा कि होना चाहिए, इलेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि जब जाति जनगणना होगी,
आंकड़े बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी राजनीतिक दलों की ओर से कि किस तरीके से उसको अपने हक में, अपने इस्तेमाल में भुनाया जा सकता है। और ये राजनीति आज की नहीं है। अगर आप देखेंगे 1990 के दशक से इसकी शुरुआत हुई, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, तब से मंडल और कमंडल का राजनीति में एक बड़ा दखल है। और मंडल से जुड़ी हुई पार्टियां आज भी कई राज्यों में सत्ता में है। जैसे नीतीश कुमार भी मंडलवादी ही राजनीति के पैरोकार थे और वो उस समय जुड़े, इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर बिल्कुल आप वापस आ गए, स्वागत है आपका दोबारा। लगता है इंटरनेट की कुछ दिक्कत थी। तो मैं यही कह रहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये चीज पहली बार 4 जून के बाद पहली बार, या जो जेपी नड्डा साहब का फेमस इंडियन एक्सप्रेस वाला इंटरव्यू था उसके बाद ये पहली बार ये बात सामने आई है कि ऑल इज वेल, हमारे परिवार का मसला है, अंदर देख लेंगे। अदरवाइज उससे पहले आरएसएस ने कभी भी न तो कोई खंडन किया, न मंडन किया, न जेपी नड्डा साहब को करेक्ट करने की कोशिश की, न जेपी नड्डा साहब के तरफ से या बीजेपी के किसी और नेता की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आया। तो आज लगता है कि अंदर कुछ तो बात हुई है। नहीं, देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए, क्या है कि वो चुनाव का दौर था। मैंने आपको कहा ना कि चुनाव में किस तरीके से चीजें की जाती हैं, आपने इस चुनाव को सब देखा होगा। मैं किसी की कहीं संविधान हाथ में लेके लोग घूम रहे हैं, कभी कोई कह रहा है जी साहब आपका ये आरक्षण छीन लेंगे आपका। तो चुनाव में, चुनाव का जो पर्व आता है उसमें बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। इससे परिवार के लोग प्रभावित होते नहीं, और परिवार का जो मामला है उसको हर बार जाके मीडिया में या सार्वजनिक रूप से खंडन करना, स्वीकार करना, वो उसको जितना ज्यादा आप खींचते जाएंगे वो उतना ज्यादा चलता जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए आपने एक बयान दिया, फिर उसके पे सफाई पेश करने की कोशिश की। हाँ, ये बात जरूर है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ एज ए कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के पोस्ट और संघ के कार्यकर्ताओं के भी पोस्ट पढ़े कि उन लोगों को ये थोड़ा नागवार गुजरा कि एक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस प्रकार का बयान दिया, लेकिन उसकी सफाई देने की संगठन को जरूरत हो या उनको भी जरूरत पड़ी हो। ऑल इज वेल इन द फैमिली, यानी हम एक परिवार हैं। एक बड़ा पर्व आया था, चुनाव में हमारे समविचारी दलों ने सबने मिलकर काम किया, और देखिए ये कोई बहुत बड़ी हार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा मैं अब भी नहीं मानता हूं, पहले भी नहीं मानता था। ये राजनीति है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक पार्टी जो 400 से ऊपर सांसद वाली थी, वो 3 बार में मिला के भी 200 सांसद आज तक नहीं जीत पाई है, और इस बार भी 99 पे जीतने के बाद वो इतना अहम पाले हुए है। तो जो सत्ता 10 साल से चला रहे उनको अहम नहीं होना चाहिए क्या? थोड़ा बहुत उनका भी अहम है कि भाई 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है उन्होंने, तो उनको थोड़ा सा भी गुमान ना हो। और जो 99 सीट जीत गए हैं वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आसमान में छेद कर दिया है, वो सब कुछ चीजें बदल देंगे एकदम। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि एक पक्ष होता है जो उस चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की वह आवश्यकता थी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी कभी कभी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। तो आरक्षण हो, संविधान हो, या तिरंगा फहराने की बात हो, कहीं राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे पहले है, ऐसे किसी भी मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं कोई समझौता नहीं करता। राष्ट्र के हित में किसी भी काम में वो कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, राजनीतिक रूप से लाभ हानि की वो कभी चिंता नहीं करता। जी सर बिल्कुल। और मैं आपसे ये जब आपका कनेक्शन थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से आप थोड़ा हमसे अलग हुए, उस समय मैं अपने देखने वालों को बता रहा था कि 1990 से भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में, 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ मंडलवादी पार्टियां, एक तरफ कमंडलवादी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े हुए जो संगठन है उनको माना जाता था। लेकिन इस बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को संदेश दिया है आरएसएस ने कहीं ना कहीं कि आप कमंडल तो लेके चल रहे हो, मंडल भी लेके चलो, जाति जनगणना होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ यूसीसी की बात भी की गई, बांग्लादेश के हिंदुओं पर, जहां बार बार योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता ललकार के कहते हैं कि विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप गजा के बारे में बात करते हैं लेकिन आप बांग्लादेश के बारे में बात नहीं करते। तो आरएसएस ने इस पर भी बड़ा जोर दे के बात की
इसके अलावा कोलकाता में जो एक चर्चित रेप केस है डॉक्टर का, जिसकी वजह से पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक एक उद्वेलित है, लोग सड़कों पर हैं, डॉक्टरों ने कई दिन काम नहीं किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काम करना शुरू किया, तो आरएसएस ने एक खाका खींच दिया है मेरे ख्याल से। तो आप इन सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा मंडल कमंडल साथ लेके चलने की जो बात है कि आप हिंदुत्व की बात भी कीजिए और ये मंडल कमंडल एक राजनीतिक टर्म है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चूंकि आपने सारी चीजें गिनाई, जितनी चीजें भी गिनी गई वे सभी समाज से और देश से जुड़ी हुई बातें। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और वो हिंदू समाज, मूल रूप से हिंदू समाज को संगठित करने, उसमें विभेद पैदा ना हो, इस संगठित हिंदू समाज के बल पर ही राष्ट्र का निर्माण, ये हमारा सीधा सीधा एक रास्ता है कि संगठित हिंदू समाज के बल दम पर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा सपना है। उसमें जब कुछ भी घटित होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोलकाता में एक ट्रेनी महिला प्रशिक्षु के साथ दुर्व्यवहार की घटना हो, या फिर और कहीं भी मान लीजिए तमिलनाडु में इस समय परावर्तन का काम या धर्मांतरण का काम वो लोग कर रहे हैं, या वायनाड में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई तो उसको संघ ने पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे से भी जोड़ के देखा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगले जो अपना उसका शताब्दी वर्ष है उसमें पंच परिवर्तन की बात की है, जिसमें स्व का बोध है। स्व का मतलब हम अपने भारत को पहचाने, नागरिक कर्तव्य यानी हम लोगों के देश के लिए कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को जाने, उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण है, उसके बाद कुटुंब प्रबोधन है, यानी कि जो कुछ भी समाज में गठित हो रहा है, जैसे बेटी के साथ हुआ या कहीं भी बलात्कार हो रहे हैं, जो कुछ, तो कुटुंब अगर हमारे अच्छे हैं, उनका ठीक से प्रबोधन होता है, उसमें संस्कार मिलते हैं, परिवार के संस्कार मिलते हैं, तो ये सब भी कम होगा। और लास्टली सामाजिक समरसता, जो हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है कि सामाजिक समरसता पर उसका हमेशा से जोर रहा है कि किसी भी स्तर पर जाकर जाति भेद के कारण, वर्ग भेद के कारण, भाषा भेद के कारण, इस आधार पर हमारे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश पहले भी परकीय आक्रमण के संबंध में भी की गई थी, अंग्रेजों ने भी की, अभी भी राजनीतिक वो जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो इस आधार पर लगातार बांटने की कोशिश करते हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन 1990 के आंदोलन के बाद ये उत्तर प्रदेश कहीं या बाकी कुछ जगहों पर जाति वाला जो फैक्टर था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और हिंदुत्व के नाम पर जो एक उभार पैदा हुआ उससे भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन आया और ये बहुत सारे दलों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए वो बार बार वो जाति वाली चीज सामने लेकर आ रहे हैं और जाति भेद पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकानें उस प्रकार से सफल नहीं हो पा रही हैं। तो वो अपनी कोशिश करेंगे राजनीतिक हित साधने के लिए, पर हम राष्ट्र का हित देखने के लिए ये जो परिवर्तन करने वाले लोग हैं इनके मुकाबले में खड़े रहेंगे और जाति भेद के कारण से अपने समाज को कमजोर नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। जी सर, तिवारी जी आपने बहुत अंदर की बात है और जो बातें मीडिया में शायद उस तरीके से नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक ग्रीन सिग्नल जाति जनगणना को आरएसएस ने दे दिया, केवल ये बात चल रही है, बाकी चीजें उस तरीके से नहीं आ रही हैं जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अगर मैं आपसे क्योंकि काफी समय आपका मैंने ले लिया है, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि अगर एक सम किया जाए कि देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करनी पड़ेगी, नड्डा साहब जिस मुद्रा में वहां दिखे हैं तो उनकी भी बात को समझना होगा कि क्या संदेश निकला इस अखिल भारतीय समन्वय बैठक से, क्योंकि अब तो शताब्दी वर्ष बिल्कुल मुहाने पर है आरएसएस का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 से इस देश के लिए, इस समाज के लिए समर्पित एक संगठन है। वो अपने सभी समविचारी संगठनों के माध्यम से, जितने भी संगठन है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती काम कर रहा है। इस बार 32 महिला प्रतिनिधि शामिल हुई, क्योंकि आधी आबादी जो है वो कुटुंब प्रबोधन से लेके और बाकी सब काम में रहती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रकार से कार्यप्रणाली की महिलाएं हमेशा से प्रमुख भूमिका, क्योंकि पारिवारिक कार्यकर्ताओं को पूरा समय देने के लिए हमारी मातृशक्ति समय देती है, उनको लेकर और जितने भी विविध 32 संगठन वहां थे, सबने मिलकर ये विचार किया है कि संघ का जो शताब्दी वर्ष है, जो इस साल विजयदशमी से शुरू होके
25 पार कर 26 तक 2 वर्ष में हम समाज के सभी वर्गों में पहुंचे, उसके लिए अपनी अपनी योजनाएं बनाएं। और जो पंच परिवर्तन का विषय है, उस पंच परिवर्तन में मैंने जैसे पहले बताया, उन 5 आयामों पर काम करें, समाज को एकजुट करें। भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, पर यह भारत की आर्थिक महाशक्ति तभी आगे काम करेगी जब यहाँ का सामाजिक ताना बाना, यहाँ के सभी लोग, यहाँ का देशभक्त समाज एकजुट होगा और अपने समाज को समर्थशाली और विश्व में एक बड़ी ताकत बनाकर आगे आएगा। और उसका एक आधार आध्यात्मिक शक्ति भी है, जिसके बल पर यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ रहा है। जी सर, बहुत बहुत आपका आभार सर, आपने इतना वक्त दिया और इस महत्वपूर्ण जो आरएसएस की बैठक थी उसके बारे में जो डिकोड की है बातें, क्योंकि आरएसएस की बातें नॉर्मली बाहर आती नहीं है, जितना मीडिया में आम्बेकर साहब आके बता देते हैं उतना ही पता चलता है, ये अटकलें लगाई जाती हैं। जितेंद्र तिवारी सर, आपने हमें वक्त दिया, बात की, आपका बहुत बहुत